मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे अप्रोचेस टू स्टडी स्टेट पॉलिटिक्स इकबाल नारायण। पहले हम बात करेंगे इकबाल नारायण के बारे में थोड़ा सा। सब बच्चे जरा देखें स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोलते हैं, देन उसके बारे में बात। गुड बेटा गुड। इकबाल नारायण भारत एक प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक और समाजशास्त्री थे जो स्टेट पॉलिटिक्स के अध्ययन के अग्रदूत माने जाते हैं। इन्होंने राजनीति को केवल संविधान और संस्थाओं के अध्ययन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि राज्य के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार, एक राज्य में जो राजनीतिक दल होते हैं, सामाजिक समूह और सत्ता के बीच जो संघर्ष होता है उस पे केंद्रित किया। इनका जन्म 1930 में भारत में हुआ था। इनका असली नाम क्या था, है पता आपको? नहीं सर। अच्छा, बाकी लोग कोई असली नाम भी देखें इनका, बोलो शाबाश। इकबाल नारायण ने भारतीय राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय तक शैक्षणिक जीवन बिताया और कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन और शोध भी किया। वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 16वीं वाइस चांसलर भी रहे, BHU की। अच्छा गुड। 1981 से 1985 तक। इसके अलावा वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के कुलपति के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। इसके अतिरिक्त पॉलिटिकल रिव्यू पत्रिका के भी वो मुख्य संपादक रहे। विभिन्न जो सरकारी समितियां थी उनके सदस्य रहे। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसे जो प्रतिष्ठित पत्रिका EPW उनमें भी उनके लेख देखने को मिलते हैं। वाह। जो इकबाल नारायण है ना, ये बिहेवियरल जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी इससे प्रभावित थे। ओके। इसमें क्या होता है कि जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं उनको केवल नियमों और संरचनाओं से नहीं, बल्कि लोगों का जो एक्चुअल बिहेवियर होता है तथा निर्णय लेने का जो प्रोसेस होता है शक्ति संबंधों से समझा जाता है। इसी दृष्टिकोण ने उन्हें स्टेट के पॉलिटिक्स को अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। इकबाल नारायण की प्रसिद्ध बुक है, उसका नाम है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो कि उन्होंने 1967 में लिखी। लिखो भाई, क्या नाम बोला मैडम ने? स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1967 में। ओह बड़ी अर्ली। जो भारतीय राजनीति का अध्ययन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। इस पुस्तक में उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जो राज्य है उसकी राजनीति को केवल मतलब वो केंद्र की राजनीति की नकल नहीं है, बल्कि जो भी स्टेट होता है उसका क्या होता है अपना, उसकी अपनी स्वतंत्र पहचान होती है, उसकी अपनी अलग समस्याएं होती है, संघर्ष और उसका अपना अलग गतिशीलता होती है। तो उन्होंने ये दिखाया कि जो भारत क्या है एक डाइवर्स कंट्री है, तो इसमें समाज की इसमें क्या विविध समाज में राजनीति को समझने के लिए प्रत्येक जो जितनी भी स्टेट है उनकी अपनी अपनी अलग राजनीति है, तो उनको अलग तरीके से समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ बुक्स हैं उनके बारे में। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। तो पहले इनकी जो बुक है वो है द पॉलिटिक्स ऑफ रेशनलिज्म, अ स्टडी ऑफ द इंडियन माइनॉरिटी इन साउथ अफ्रीका टू द गांधी समिट एग्रीमेंट। ये लिखी थी इन्होंने 1962। किताब का फिर नाम बोलो, बहुत जबरदस्त नाम है। द पॉलिटिक्स ऑफ रेशनलिज्म या रैशनलिज्म? रेशनलिज्म। ओके, आगे। A study of the Indian minority in South Africa to the Gandhi Summit Agreement 1962 में। अच्छा। दूसरी जो मैंने पहले भी बताई स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया 1967। तीसरी इनकी बुक है द पैटर्न ऑफ अर्बन रूरल रिलेशनशिप, आ केस स्टडी इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। ये लिखी थी उन्होंने 1967 में। जो इनकी चौथी बुक है वो है द रूरल एलाइट इन इंडियन स्टेट, आ केस स्टडी ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के ऊपर रूरल एलिट है ना? अच्छा। 1967 में। गुड। पंचायती राज एंड फंक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन 1967 में। गुड। इलेक्शंस स्टडीज इन इंडिया एंड इवोल्यूशन, ISSR रिपोर्ट 1978 में दी थी इन्होंने। रिपोर्ट ऑन रिवीजन ऑफ पॉलिटिकल साइंस लेवी 1978। पॉलिटिकल साइंस इन इंडिया, स्टेट ऑफ द डिसिप्लिन एंड एजेंडा फॉर फ्यूचर 1982। वाह। सोशल साइंस एंड द गवर्नमेंट ऑफ द एशियन 1987। अब हम बात करते हैं जो इकबाल नारायण है ये स्टेट पॉलिटिक्स के बारे में क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद हम इनकी अप्रोचेस को पढ़ेंगे। इकबाल नारायण ने भारतीय राजनीति विशेष रूप से स्टेट पॉलिटिक्स को समझने का एक नया और गहरा तरीका विकसित किया। उस समय के जो जितने भी अधिकतर विद्वान थे वो क्या करते थे कि राजनीति को केवल राष्ट्रीय स्तर पर देखते थे, जैसे कि संसद हो गया, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और केंद्र सरकार। लेकिन इकबाल नारायण ने ये महसूस किया कि किसी भी मतलब भारत जैसे विविध देश में राजनीति को केवल केंद्र से समझना अधूरा है। उन्होंने कहा कि भारत की जो असली राजनीति है वो तो राज्यों में घटती है, क्योंकि आम जनता का सीधा संबंध जो किसी भी स्टेट की सरकार होती है तो उसके साथ होता है। इसलिए उन्होंने राज्य की राजनीति को एक स्वतंत्र और गंभीर अध्ययन का विषय बनाया। इकबाल नारायण का जन्म एक ऐसे सामाजिक और राजनीतिक परिवेश में हुआ
जहां स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन और क्षेत्रीय असमानताओं की चर्चा आम थी। इसी वातावरण ने उनका जो चिंतन है उसको प्रभावित किया। उन्होंने राजनीति को केवल कानून, संविधान और संस्थाओं की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि समाज, शक्ति संबंधों और व्यवहार के संदर्भ में समझा। उनका मानना था कि राजनीति एक जीवित प्रक्रिया की तरह है जो समाज की गहराइयों में जड़े रहती है। इकबाल नारायण का सबसे महत्वपूर्ण जो विचार था कि राज्य केवल प्रशासनिक इकाई, उनका कहना था कि किसी भी राज्य को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक राजनीतिक मंच के रूप में देखा जाना चाहिए। क्या बात है, मतलब कोई भी स्टेट सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ना हो करके एक पॉलिटिकल मंच है, मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ एक विशेष पॉलिटिक्स घटता है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उनका कहना है कि राज्य वो स्थान है जहाँ पर विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं, राजनीतिक दल, नेता, संस्थाएं सत्ता के लिए क्या करती है, आपस में संघर्ष करती है, समझौते करती हैं और नीतियों को आकार देती हैं। इसलिए राज्य की राजनीति केवल सरकार का अध्ययन नहीं है, बल्कि समाज और समाज में जो शक्ति संबंध है उनका अध्ययन है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति को समझने के लिए स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि उसका जो प्रोसेस है उसको भी समझना जरूरी है। इसका अर्थ ये है कि केवल ये जानना पर्याप्त नहीं है कि विधानसभा क्या है, क्या मुख्यमंत्री की शक्तियां क्या है, बल्कि ये समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि निर्णय कैसे लिए जाते हैं, समझौते कैसे होते हैं, संग अगर किसी विषय पे कॉन्फ्लिक्ट है तो उससे बाहर निकल कैसे उभरते हैं और सत्ता को कैसे संचालित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी राज्य में बार बार क्या होता है, सरकार गिरती है, तो हमें केवल उसके लिए संविधान की धारा ही नहीं देखनी चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि वहाँ के जो दल है उनके बीच किस टॉपिक पे लेकर अविश्वास है, विधायकों का व्यवहार कैसा है और जो समाज है उसका समर्थन किसकी ओर झुक रहा है। अच्छा, मैम बात ये कर रही है कि हमें केवल संवैधानिक प्रोविजन देखने के बजाय जो वहाँ के लोगों की पॉलिटिकल कल्चर है, जो उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जो उनके एटीट्यूड्स हैं, उसको देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय सिर्फ स्ट्रक्चर्स को देखना, है ना। बहुत ही बढ़िया। इकबाल नारायण ने सामाजिक शक्तियों की भूमिका पर भी विशेष जोर दिया। उनका कहना था कि जाति, धर्म, भाषा और जो क्षेत्रीय पहचान है, वर्ग, ये भी क्या करते हैं, किसी स्टेट की पॉलिटिक्स को गहराई से प्रभावित करते हैं। फिर से रिपीट करेंगे आप? जाति, धर्म, भाषा और जो क्षेत्रीय पहचान, रीजनल आइडेंटिटी। शाबाश। ये भी किसी स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित करते हैं। राजनीति केवल संसद या विधानसभा के भीतर नहीं बनती, बल्कि एक गांव, एक मोहल्ले, एक जातीय समूह और धार्मिक जो संगठन होते हैं, जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, उनसे आकार लेती है। उदाहरण के रूप में अगर हम बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं तो उसको बिना जाति की संरचना के बिना, उसको जाने बिना नहीं समझा जा सकता है। इसी तरह पंजाब और तमिलनाडु की राजनीति को भाषा और क्षेत्रीय पहचान की भूमिका उसमें ज्यादा देखने को मिलती है। बहुत ब्यूटीफुल। उन्होंने सत्ता, संघर्ष और समझौते की राजनीति को भी केंद्रीय स्थान दिया। उनके अनुसार राज्य की जो राजनीति है केवल कानून द्वारा संचालित नहीं होती है, बल्कि उसमें जो निरंतर संघर्ष होता है, सौदेबाजी होती है, समझौते और गठबंधन शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए जो गठबंधन सरकारें हैं केवल चुनावी गणित का परिणाम नहीं, बल्कि जो विभिन्न राजनीतिक दल है, सामाजिक समूह के बीच जो शक्ति संतुलन है और जो उनके बीच समझौते होते हैं, उनका परिणाम होती है। इकबाल नारायण ने स्टेट पॉलिटिक्स के इस बात को फिर से रिपीट करें, जबरदस्त बात बोली, मैं फिर एग्जांपल देता हूँ। वो उदाहरण के लिए जो गठबंधन की सरकारें होती है ये केवल चुनावी गणित का परिणाम नहीं है, बल्कि विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं, सामाजिक समूह होते हैं, उनके बीच जो शक्ति संतुलन होता है और जो समझौते होते हैं उसका परिणाम होता है। देखो, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आपको। मायावती जी का जो मतलब यूपी के पॉलिटिक्स में जो उत्थान हुआ, जो उनकी क्षमता आई, तो शुरू में उनका नारा था तिरक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, पिछड़ा बहुजन 85% और जो विपक्षी है वो 15%, ये था उनका। पर जब प्रैक्टिकली सरकार बनी उनकी यूपी में, तो रियलिटी में जो 85% का जो नारा लगाया, वहाँ से केवल जो एससी समाज के ज़्यादा लोग थे वो उनके साथ थे, ओबीसी समाज के लोग कम थे। तो उन्होंने फिर ब्राह्मणों के साथ, यूपी में ब्राह्मण एक काफ़ी बड़ा वर्ग है, 15-20% जितना परसेंट उनका वोट होता है, उनके साथ मिल करके उन्होंने अलायंस बनाया था। तो जो सरकार बनी थी मायावती की, उसमें जो ब्राह्मण नेता थे वो बड़ी बड़ी पोस्टों पर थे, मतलब एक अलायंस बना था, मतलब एससी समाज और ब्राह्मणों के बीच में यूपी में, तब जाकर मायावती सत्ता में आई थी। समझ रहे आप? तो मतलब कहने को कहते हैं मतलब जो गठबंधन जो बना है, अच्छा असल में उसके पीछे समुदायों की, जातियों की या उनकी अलायंस होती है, ये बता रहे हैं मैडम इसमें।
शाबाश, और बताओ। अब हम बात करते हैं इन्होंने स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसको समझने के लिए क्या क्या अप्रोचेस दी है। तो इकबाल नारायण कहते हैं कि किसी भी स्टेट की पॉलिटिक्स को किसी एक दृष्टिकोण से नहीं समझा जा सकता, गुड। बल्कि उन्होंने माना है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेस अपनाने पर ये जोर देते हैं। वाह। उनका मानना था कि राजनीति क्या एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए इसे किसी भी एक दृष्टिकोण से नहीं समझा जाता है। तो उन्होंने जो अप्रोचेस दी है वो इस तरह से है। पहली है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, गुड। इस दृष्टिकोण में क्या होता है कि जो किसी भी राज्य की राजनीति है उसको इंस्टीट्यूशन के माध्यम से समझा जाता है, जैसे कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा और न्यायालय या फिर ब्यूरोक्रेसी। इकबाल नारायण ने कहा कि ये जानना जरूरी है कि संविधान ने इन संस्थाओं को क्या शक्तियां दी और वो आपस में कैसे काम करते हैं। उदाहरण के लिए मुख्यमंत्री कैसे चुना जाता है, मंत्रिमंडल जो है वो काम कैसे करता है, विधानसभा कानून का निर्माण कैसे करती है, ये सब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में आता है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी स्पष्ट किया कि केवल संस्थाओं को देखकर ही हम किसी स्टेट की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। उदाहरण के लिए यदि किसी राज्य में बार बार राष्ट्रपति शासन लगता है तो इसके लिए हमें ये भी समझना चाहिए कि सरकार और जो एक राज्य की सरकार है और जो केंद्र उसके बीच के संबंध कैसे है। राजनीतिक अस्थिरता है बार बार आ रही है, तो इसके पीछे के कारण क्या है और राज्यपाल की भूमिका क्या रहेगी। दूसरी जो इन्होंने अप्रोच दी है वो है बिहेवियरल अप्रोच। जो इकबाल नारायण इस दृष्टिकोण को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे। इसमें राज्य की राजनीति को वो लोगों का जो एक्चुअल बिहेवियर होता है उसके आधार पर समझा जाता है, जैसे नेताओं का व्यवहार कैसा है, विधायकों का व्यवहार और राजनीतिक दल का जो मतदाता है वो कौन से ऐसे फैक्टर है उनको देख के वो प्रभावित होते हैं और अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। तो उनका मानना था कि राजनीति केवल नियमों से नहीं चलती बल्कि लोगों की इच्छाओं, स्वार्थ, भय और महत्वाकांक्षा और निर्णयों से चलती है। इसलिए राजनीति को समझने के लिए हमें ये देखना चाहिए कि लोग असल में क्या करते हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो क्या है। उदाहरण के लिए यदि कोई विधायक पार्टी बदलता है तो ये सिर्फ कानून की कमजोरी नहीं दिखाता बल्कि उसकी वो हो सकता है वो सत्ता को प्राप्त करना चाहता हो या फिर उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है। राजनीतिक संस्कृति को भी दर्शाता है ये। इसी तरह जब मतदाता वोट देते हैं तो वो हमेशा नीतियों को देखकर ही नहीं बल्कि वो जाति, धर्म या फिर किसी नेता से प्रभावित है उनकी छवि देखकर या फिर अपने हितों को ध्यान में रखते वो क्या करते हैं, वोट देते हैं। फिर तीसरी जो अप्रोच है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच। स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच, शाबाश। इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति एक पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में देखा जाता है जिसमें अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शन होते हैं उनके। इकबाल नारायण के अनुसार राज्य में सरकार, राजनीतिक दल, नौकरशाही, न्यायपालिका, मीडिया और नागरिक समाज ये सभी मिलकर एक क्या करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, प्रणाली बनाते हैं। हर संस्था का क्या होता है, अपना अपना अलग अलग कार्य होता है और सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए राजनीतिक दल जनता की मांगों को क्या करते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार उन जो मांगे की जाती है उन पर नीतियों का निर्माण करते हैं। नौकरशाही उन नीतियों को लागू करती है। न्यायपालिका कानून की रक्षा करती है और मीडिया जनता को जानकारी देती है कि सरकार के द्वारा क्या क्या कानून बनाए गए, क्या क्या नई योजनाएं लाई गई है। यदि इनमें से कोई भी संस्था ठीक से काम नहीं करती है तो क्या होता है कि जो पूरी प्रणाली है वो प्रभावित होती है और इससे सही कार्य नहीं होता। चौथी जो ये अप्रोच देते हुए कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। इकबाल नारायण का मानना था कि अगर हमें किसी भी राज्य की पॉलिटिक्स को समझना है तो हमें उस देश की राज्य की राजनीति को बिना संघर्ष के समझना संभव नहीं है। राज्य में क्या होता है, अलग अलग समूह होते हैं जैसे कि जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा और राजनीतिक। इनमें किसी न किसी अपने अपने इंटरेस्ट को लेकर उनके बीच क्या होता रहता है, आपस में संघर्ष होता रहता है। इस दृष्टिकोण में राजनीति को सत्ता के लिए संघर्ष के रूप में देखा जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि सत्ता में कौन है, कौन सत्ता के बाहर है और उनके बीच किस विषय को लेकर टकराव हो रहा है। अब हम बात करते हैं इन्होंने जो छठी अप्रोच दी है वो है एलीट अप्रोच। इस दृष्टिकोण के अनुसार जो राज्य की राजनीति है वो वास्तव में क्या होता है कि कुछ जो शक्तिशाली लोग हैं या फिर जो शक्तिशाली समूह है उनके नियंत्रण में होती है, जैसे कि बड़े नेता हो गए, राजनीतिक परिवार, उद्योगपति और जो उच्च अधिकारी और फिर प्रभावशाली जो समूह होते हैं। इकबाल नारायण ने बताया कि भले ही लोकतंत्र हो लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो वास्तविक निर्णय होते हैं वो अक्सर क्या होता है, जो अभिजन वर्ग होता है उनके द्वारा लिए जाते हैं। जनता अक्सर देखा जाता है जनता वोट देती है लेकिन जो असली नीतियों का निर्माण होता है, सत्ता चलाने का काम होता है, कुछ सीमित लोगों के हाथों में होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहले आप दो उदाहरण मैं देता हूँ तो। उदाहरण के लिए कई राज्यों में कुछ राजनीतिक परिवार दशकों से हम सत्ता में उनको देखते हैं, चाहे पार्टी बदले फिर भी सत्ता में उन्हीं परिवारों का क्या रहता है, प्रभुत्व रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि राजनीति पर जो अभिजन है उनका प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। अच्छा, मैं देखो आपको दो उदाहरण देता हूँ। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जब राजनीति में जब खेती की बात आएगी, किसानी की बात आएगी, बागवानी की बात आएगी, तो हमेशा जो पॉलिसी जो फॉर्मुलेट करते हैं या जो बात उठाते हैं वो बड़े बागवान होते हैं। मतलब जो चाहे वो चाहे जापानी का हो चाहे सेब का हो। जैसे अभी भी देखो ये जो सेब जो आ रहा है बाहर से, अब जो संधि हुई है इसका विरोध आपने सुना होगा। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मुखरित होंगे, जो बड़े स्तर पे जो बात रखेंगे, वो जो पावरफुल लॉबी है बागवानों की, वो बड़ी बात रखेगी। छोटा मोटा बागवान इसमें आगे नहीं होगा, नीति वो तय करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही पंजाब में जब किसानी की बात होगी तो जो बड़े बड़े किलों के मालिक हैं, बड़े बड़े जिम्मेदार जाट जमींदार हैं बड़े बड़े, वो फैसला लेते हैं, ना कि वहाँ के जो मजदूर है या छोटे छोटे किसान हैं, समझे आप। तो इसी तरह से हर देश की राजनीति में, स्टेट की राजनीति में वहाँ का जो इलीट है उसकी मेन भूमिका होती है, ऐसा बता रहे। शाबाश। फिर ये बात करते हैं डेवलपमेंट अप्रोच। इस दृष्टिकोण में किसी भी स्टेट की राजनीति को विकास के संदर्भ में समझा जाता है। इकबाल नारायण का ये मानना था कि राजनीति का उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं बल्कि सामाजिक और जो आर्थिक विकास है उसको बढ़ावा देना भी होना चाहिए। इसमें ये देखा जाता है कि जो राज्य सरकार है वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक कल्याण पर कितना ध्यान देती है और इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर ये बात करते हैं जो इन्होंने छठी अप्रोच दी है वो है हिस्टोरिकल अप्रोच। इसमें किसी भी स्टेट की जो राजनीति है उसको अतीत के आधार पर समझा जाता है। इकबाल नारायण कहते हैं कि अगर हमें किसी भी राज्य की जो वर्तमान की पॉलिटिक्स है अगर उसको समझना है तो उसके लिए हमें पहले उसका जो उस स्टेट की जो हिस्ट्री है उसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। इसमें ये देखा जाता है कि पहले वहाँ किसने शासन किया, कौन से आंदोलन हुए, सत्ता कैसे बदली, समाज किन संघर्षों से गुजरा और इन सब का जो आज की राजनीति है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। क्योंकि राजनीति अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे जो इतिहास के अनुभव है उनके अनुसार आकार लेती है। पुराने संघर्ष, आंदोलन और सत्ता संरचनाएं जो आज की राजनीति है उसकी दिशा तय करते हैं। फिर इन्होंने जो दूसरी अप्रोच दिया वो है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। इकबाल नारायण ने राजनीति को समाज से अलग नहीं माना। इस दृष्टिकोण में राज्य की राजनीति को सामाजिक संरचनाओं के संदर्भ में समझा जाता है, जैसे कि जाति व्यवस्था, वर्ग, धर्म, समुदाय, लिंग, क्षेत्रीय पहचान। इसमें ये देखा जाता है कि समाज किन किन जातियों, धर्मों, समुदायों में बंटा है और किस समाज में कौन सा ऐसा सामाजिक समूह है जो ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन सी वंचित है, कौन सी हर्षे पर है और ये सामाजिक संबंध राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। इकबाल नारायण का ये मानना था कि जो राजनीति है ये समाज की अभिव्यक्ति है। उदाहरण के लिए अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को जानना है तो जाति संरचना के बिना समझना लगभग असंभव है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।